आज बच्चों हम लाइफ प्रोसेस का ही सेकंड एक टॉपिक ले रहे हैं, न्यूट्रिशन, और उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। लाइफ प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया था कि जीवित प्राणियों के जीवन जीने का जो चक्र है, जिसमें वो अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मतलब पोषण, श्वसन, पाचन, जनन और उत्सर्जन, और इन क्रियाओं के साथ साथ में वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। तो इसी जैव प्रक्रम में से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। तो न्यूट्रिशन आता है आपका दूसरा टॉपिक। जो न्यूट्रिशन है आपका पोषण, वो सबसे मेन होता है। बिना पोषण के कोई भी जीवित प्राणी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो एनर्जी होती है उसे किससे मिलती है? भोजन से। पर वो भोजन आता कहाँ से, भोजन बनता कैसे? तो न्यूट्रिशन के दो पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। प्लांट अपना न्यूट्रिशन अलग तरह से करते हैं और जंतु अपना न्यूट्रिशन अलग तरह से करते हैं। प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वहीं जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रोपस होते हैं। अब आपको ये चीज टर्म है वो थोड़ी से क्लियर करनी है कि ऑटोट्रोपस क्या है और हेट्रोट्रोपस क्या है। तो देखो, ऑटोट्रोपस तो है पोषी, जो अपना पोषण खुद कर रहा है, जो किसी से भी अपने पोषण के लिए भोजन नहीं ले रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इसको कह सकते हैं कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब तुम्हें समझ लग रहा होगा खाना तो हम भी बनाते हैं, लेकिन खाने की जो वस्तुएं होती हैं सारी की सारी, तो वो सारी चीजें हमारे जो है वो कहाँ से मिल रही हैं हमको? पादपों से या दूसरे जंतुओं से। तो स्वपोषी वही होता है, ऑटोट्रोपिक वही होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम जंतु और मानव ये आते हैं विषमपोषी में, क्योंकि ये अपने भोजन को बनाने के लिए भी उनकी जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो किस तरह से लेते हैं? या तो पादपों से या दूसरे जानवरों से। तो आपको ये टॉपिक क्लियर होना है आज कि पोषण क्या है और पोषण कैसे, हर कोई अपना पोषण कैसे करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण, और पादपों का पोषण मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो स्वपोषण कहलाता है, और पादपों को हम बोलते हैं स्वपोषी। क्लियर? तो पादप जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और कुछ चीजों की सहायता से उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। सिंपल है। आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी हुई है पहले से, कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें C6 जो आपके होते हैं, 6 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस 12 आपके वाटर होता है, और वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल किसका बना देता है? ग्लूकोज का। ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पर एक और जो क्रिया होती है वो होती है कि यहाँ पर क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो यहीं से जो पादप होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हो रही है, उससे पादप केवल अपना भोजन नहीं बना रहे, अब उसके अलावा वो लोग क्या कर रहे हैं? हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, और वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो क्रिया होती है। अब इसी के जो कच्चा सामग्री होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्ची सामग्री पादपों को चाहिए होती है एक क्रिया करने के लिए, उसके बारे में समझेंगे। तो सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले उसको किसकी जरूरत है? सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। दूसरा क्लोरोफिल। अब सूर्य को प्रकाश को भी एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो कौन काम करता है? आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करना, यानी अवशोषित करना। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कहाँ से पादपों के अंदर जाती है? स्टोमेटा के अंदर से, यानी रंध्र की सहायता से। रंध्र जब खुलते हैं और बंद होते हैं, ये प्रक्रिया होती है, तो वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना? तो यह क्रिया हो जाती है। इसके साथ साथ में आपका जो होता है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो पत्तियों पर पाए जाते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। कई पत्तियों की ऊपरी सतह पर होते हैं, कईयों की निचली सतह पे होते हैं, और कईयों के ऊपर वो दोनों तरफ पाए जाते हैं।
इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो होता है वो आता है आपका वाटर। और जो वाटर होता है वो कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? अपनी जड़ों के द्वारा जमीन में से। और उसके साथ साथ में कुछ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ मिनरल जो कि पहले से ही मिट्टी में डिसॉल्व होते हैं, वो उस वाटर के साथ साथ में ऊपर आते हैं और उसको रूट जो होती हैं सॉइल से खींच करके ऊपर तक पहुंचाती हैं। कच्ची सामग्री, मैंने आपको कच्ची सामग्री बता दी है। CO2 होता है, H2 होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है। H2 वाटर जो होता है अपने साथ में कुछ मिनरल्स जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह को भी प्लांट के अंदर लेकर के जाता है। अब आपका आता है स्थान या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो कहाँ रही है? भाई सारा कुछ चल रहा है, सारा कार्यक्रम हो रहा है, खाना बन रहा है, पर बन कहाँ पे रहा है? रसोई घर कहाँ है इनका? तो इनका रसोई घर होता है इनकी पत्ती। और वो क्यों होता है? क्योंकि पत्ती के पास में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको याद रखना है पादप का जो भी रसोई घर है या किचन ऑफ वो प्लांट, वो होगा आपका लीफ। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पादपों का जो किचन होता है वो क्या होता है? आपकी लीफ। लीफ के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अपने आप में ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अब आपको इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि मेन इवेंट क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर होते हैं। अब आपके मुख्य कार्य आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेन काम होता है वो होता है अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर करके कहाँ पर इकट्ठा कर लेता है? पत्ती के अंदर। सेकंड जो मेन काम होता है, अभी जो हमने लाइट एब्जॉर्ब करी थी वो कौन सी एनर्जी है हमारी? प्रकाशीय ऊर्जा, मतलब लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को प्लांट्स डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते, तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ताकि वो आसानी से इस प्रोसेस में काम आ सके। तो लाइट एनर्जी को किसमें चेंज किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद में जो H2O होता है, H2O को तोड़ दिया जाता है, उसका भी वो रिडक्शन होता है, और उसका भी है ना तोड़ दिया जाता है, और वो तोड़ा जाता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2 एंड ऑक्सीजन, दो पार्ट में वो डिवाइड रहता है। फिर थर्ड जो काम होता है वो रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट, यानी CO2 का रिडक्शन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और वो किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो इस प्रकार से पादप जो क्रिया करते हैं उसके जो मेन इवेंट होते हैं, सबसे पहला होता है अवशोषण, दूसरा होता है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके H2 और ऑक्सीजन में बदलना। फिर तीसरा काम जो होता है रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसके जो होते हैं वो मेन इवेंट होते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसका जो मेन स्ट्रक्चर होती है, जो हम बार बार में पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा। यदि स्टोमेटा नहीं होगा तो गैसेस आपस में नहीं आएंगी, ना तो CO2 अंदर आ पाएगी, ना CO2 बाहर जा पाएगी, ऐसे ना तो ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, ना ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी। तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना। और दूसरा ये होता है कि ये एक्स्ट्रा वाटर को भी ट्रांसपिरेशन के टाइम पर बाहर निकाल देते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा पहला डायग्राम जो हमें बनाना सीखना है सिंपल वे में स्टोमेटा का डायग्राम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और नॉर्मल आपकी जो SA1 SA2 होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है ना, प्री बोर्ड्स में। तो ये आपको स्टोमेटा जो बनाना है उसमें एक आपको ओपन बनाना सिखा रही हूँ मैं, और एक होता है क्लोज। तो इसमें आपको इस तरह फिगर बनाना है और दूसरा फिगर सिंपल यहाँ बनाना है। ये तो आपका हो गया ओपन। अब क्लोज को आपको बनाने के लिए क्या करना है? बस इतना सा करके, ऐसे करके, और ये क्लोज बन गया। अब इसके बाहर हमको कुछ सेल्स को बनाना है जो इसके चारों तरफ होती हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। ये बन गए यहाँ आपका स्टोमेटा। एक स्टोमेटा आपका क्लोज है और एक ओपन है।
तो दोनों स्थितियों में जब स्टोमेटा बंद होता है और एक स्टोमेटा खुला होता है, तो ये दोनों स्थितियों में हमारे रंध्र बनकर तैयार हो गए। तो हमारे पास यहाँ दो आपको दिख रही है यहाँ पर सेल, ये दो सेल यहाँ पर, तो ये मेन सेल होती है और इनको बोला जाता है गार्ड सेल। ये एक तरीके से गार्ड का काम करती हैं, यानी ये खोल बंद करने का काम करती हैं। तो ये इसके गेट का मेन गार्ड यही है, तो ये हो गई गार्ड सेल। इसके बाद में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये भी याद रखना है, जो कि आपका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है लाइट एनर्जी का। और ये जो बीच का जो छेद होता है इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल पोर्स। तो ये आपके हो गया स्टोमेटा का सिंपल सोवर डायग्राम। स्टोमेटा के दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए। पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, सिंपल। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा वाटर को निकालना। इसमें आपका आ जाती है क्रिया, एक तरीके से आप इसे उत्सर्जन भी बोल सकते हो। तो अधिक पानी को बाहर निकालना। तो ये इसका काम हो गया और ये इसका डायग्राम हो गया। तो ये बहुत सिंपल है। स्टोमेटा लीफ के ऊपर और निचली दोनों सतहों पर मिलते हैं, पर ये अलग अलग पादप की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मरुस्थलीय पादपों में स्टोमेटा की संख्या बहुत कम होती है, ये आप याद रखो, क्योंकि वहाँ पानी पैसे ही नहीं होता। और यदि वहाँ पर इतना ज्यादा पानी ये वेस्ट बाहर निकालेंगे तो पादप जीवित नहीं रह पाएंगे। और हर जगह के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से स्टोमेटा की संख्या होती है, याद रखो इस चीज को। इसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जो आपके कहाँ पर उगते हैं, रेगिस्तान में, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनमें स्टोमेटा बहुत ज्यादा कम होते हैं। और उनमें क्या होता है, दिन के टाइम पर स्टोमेटा जो होते हैं पूरी तरीके से क्लोज होते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, आपकी वर्कशीट में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कब करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर का, वो दिन के टाइम पे लाइट को एब्जॉर्ब करके इकट्ठा कर लेता है, ठीक है ना। और रात के टाइम पर ये पोर्स खुलते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले करके, और उस टाइम पर ये रात के टाइम पे अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये दिन के समय में एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, लाइट एनर्जी को, और उसे चेंज करके केमिकल एनर्जी में, और रात के समय अपना भोजन बनाते हैं। दिन के समय इनके स्टोमेटा ज्यादातर बंद होते हैं, ताकि ये गर्मी के कारण जो एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा वाटर ज्यादा इनका ना निकले। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं, डेजर्ट प्लांट, जिनके रंध्र दिन के समय बंद होते हैं, तो वो दिन के समय अपना भोजन निर्माण ना करके रात्रि को अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये आपके आ जाता है स्टोमेटा की कंडीशंस, ठीक है ना। तो स्टोमेटा मैंने बता दिया, हर प्लांट में, हर हैबिटेट, हर आवास, किस जगह पर वो प्लांट है, वो मरुद्भिद है या वो शीतोष्ण वर्णीय यानी कोल्ड वाली जगह का पौधा है, सामान्य जगह का है, या फिर वो वहाँ का जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है, कहाँ के, वो उसकी जगह के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पोर्स भी, कि किस में कितना पानी एक्स्ट्रा बाहर निकालना है। जहाँ पे पानी कम वहाँ पोर्स कम, जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ पोर्स ज़्यादा। तो आपको इतना याद रखना है इसमें। फिर इसके बाद में आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सिंपल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका पादप करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। इसका जो कच्चा माल था वो मैंने आपको बता दिया। जो कच्चा माल होता है CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं। और इसका जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो पत्ती में होती है। पत्ती में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी कारण प्लांट हरे होते हैं। और जो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में 6 कार्बन अणु होते हैं, 12 वाटर का अणु होते हैं, और आपस में मिलकर के वो एक जो आपका जो होता है ग्लूकोज का अणु बना देते हैं। ग्लूकोज के अणु बनाने के पश्चात वो क्या क्या बनाते हैं, 6 ही वो बना लेते हैं, क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और 6 बनाते हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसकी बैलेंस जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो आप लिखोगे, बैलेंस करके देखोगे खुद, और उसी को ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि बैलेंस ही वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो।
अब आपका नया जो इसी का एक पार्ट है विषम पोषण। विषम पोषी यानी जो अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से दूसरे पादपों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें भी कई तरह के टाइप होते हैं। एक तो होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब ऐसे प्राणी जो कि सॉलिड फॉर्म में अपना भोजन तो अंदर ले लेते हैं और उसके बाद में उसको बॉडी के अंदर ही उसे तोड़ते हैं, जैसे कि अमीबा। सैप्रोफाइटिक मतलब ऐसे जीव जो कि किसी भी जीव से, जैसे भी चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो छत विछत हो, यानी डेड डिकेइंग मटेरियल से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक यानी मतोपजीवी। ठीक है ना। पैरासिटिक परजीवी। परजीवी में आपके आता है कि ऐसे प्राणी जो कि दूसरे जीवों पर अपनी जिंदगी जीवन जीते हैं, होस्ट की तरह यानी मेहमान की तरह आते हैं और उसका पूरा खाना खा करके चले जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में 3 तरह मैंने बता दिया, एक होलोजोइक होता है, एक सैप्रोफाइटिक होता है, एक पैरासिटिक होता है। ठीक है ना। तो होलोजोइक में अमीबा आ जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में फूड को अंदर ले लेते हैं ठोस अवस्था में और बॉडी के अंदर ही इस फूड को तोड़ते हैं। सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी जो कि मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन लेते हैं। और पैरासिटिक मतलब परजीवी जो दूसरे के शरीर में जा करके उसको अपना घर बना लेते हैं और मेहमान की तरह उनका खाना खुद का खाना समझ के खाते रहते हैं, जैसे जौंक, अमरबेल एक पादप है लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना बनाने में अक्षम होता है, अनेबल होता है अपना फूड बनाने के लिए। तो कस्क्यूटा जो होता है वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उसका खाना खुद। अब हम यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, उनके भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो जाता है कि जो अमीबा होती है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, एक कोशिका से मिलकर के बनता है अमीबा और इसका जो केंद्रक होता है दिखाई दे रहा है वो सेंटर में केंद्रक है इसका और ये इस प्रकार की संरचना होती है। तो अब चलो अब आप अमीबा को खाना खिलाने चलते हैं। तो ये हमारा अमीबा है, ठीक है, इसको ऐसी शेप बनानी है आपको और ये इसका खाना है, इसको बड़ा खाना अपना पसंद आ रहा है और इसने अपना खाना देख लिया। उसके बाद में ये क्या करेगा, इसके पास कोई मुंह वगैरह स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं है, तो ये अपने हाथों को इस तरह से बढ़ा देगा और खाने को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। अब इसने खाने को पकड़ लिया ना खाने को अपने को। अब ये क्या करेगा, अपने इस भाग को इस प्रकार से जोड़ देगा और ये बीच वाली जो ये आपको दिखाई दे रही है इसको हटा देगा और खाना आ जाएगा अंदर। तो ये हमारा अमीबा है, इसने इस खाने को अंदर ले लिया। अब ये खाना पहुंच गया अमीबा के अंदर बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये एक चीज याद रखना, इनको बोलते हैं हिंदी में कूटपाद, जो ये पैर बने हैं, और इंग्लिश में से बोला जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से इसके अंदर बनी है, इसको भोजन को लिया है, इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर भोजन को ये लेता है शुरू में। तो ये होता है आपका फूड वैक्यूल, यानी इस तरीके से आप मान लो इस स्ट्रक्चर को ऐसे, और इसके अंदर ये खाना फंसा हुआ है, तो ये आपका हो जाता है फूड वैक्यूल, ठीक है ना। क्या बोले, भोजन रिक्तिका, क्या बोलेंगे इसे हम, भोजन रिक्तिका, ठीक है। तो ये बन गई आपकी भोजन रिक्तिका। अब उसके पश्चात ये क्या करता है, फूड को खाना शुरू करता है, उसका डाइजेशन शुरू करता है। और जो अमीबा जो होता है वो क्या करता है, खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है उसे तो वो अपने काम में लेता है और अनडाइजेस्ट फूड को वो बाहर निकाल देता है बॉडी से। क्या करता है, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो वेस्ट फूड होता है, जो खाना वो पचा नहीं सकता, उसको वो क्या कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो अमीबा में पोषण या न्यूट्रिशन इन अमीबा कहलाता है, ठीक है। इसके साथ में हम पैरामीशियम में भी क्या होता है, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम जो होता है वो किसकी सहायता से भोजन को ग्रहण करेगा, सीलिया। ये भी इसके अमीबा के जैसे स्यूडोपोडिया होते हैं, ऐसे इसमें भी सीलिया निकले रहते हैं जिससे कि मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी की, तो ये सीलिया होते हैं। और ये इनकी पूरी बॉडी पर
यानी पूरे शरीर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी से ये भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण मतलब हो जाएगा टेक फूड इनसाइड, ठीक है ना, टेक इन फूड, क्लियर। और उसके बाद में अपने जहां पर इसका पाचन होता है, स्पेसिफिक स्पॉट यानी विशिष्ट स्थान जहां पर कि पैरामीशियम इसका पाचन करेगा अपने भोजन का, उस विशिष्ट स्थान पर इनको पहुंचाते हैं, क्लियर। तो ये जो हो जाता है आपका पोषण यहीं पर समाप्त। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अमीबा जो होता है उसमें स्यूडोपोडिया होते हैं और पैरामीशियम में जो होता है सीलिया होते हैं। और ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये किससे में निकल के बनते हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन से, बाहर झिल्ली से, क्योंकि ये एक कोशिक जीव है तो इनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, एक ही कोशिका को जो बंद करके रखती है, तो वही सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्यूडोपोडिया बनाती है। और वो स्यूडोपोडिया जो होता है वो भोजन को पकड़ने का काम करता है। उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर इस फूड को भर दिया जाता है, फिर फूड को डाइजेशन शुरू किया जाता है। जो डाइजेशन होता है अमीबा में वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होती है, वो होता है डिफ्यूजन। ये याद कर लो, जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया अमीबा वो होती है डिफ्यूजन। डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। और उसके बाद में जो बेकार भोजन होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है और इसका भोजन का काम पूरा होता है। अब आ जाता है आपका न्यूट्रिशन के जो बेसिक स्टेप है कि न्यूट्रिशन कैसे, एक न्यूट्रिशन को आप कंप्लीट न्यूट्रिशन मानोगे कि न्यूट्रिशन में मेन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड, खाने को भीतर लेना। इंजेक्शन का मतलब होता है खाना भीतर जाना। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण भोजन को अंदर लेना, इट मीन्स इंजेक्शन। नंबर 2 डाइजेशन, उसका पाचन करना, भोजन को तोड़ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में बताते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को हम नहीं पचा सकते, उस कॉम्प्लेक्स को फिर से हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो क्रिया कहलाती है जिसमें कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल में, तो वो कहलाती है डाइजेशन, पाचन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है आपका, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। मतलब पाचन हो गया, उसके बाद में फिर मैंने तुम्हें डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था कि छोटी आंत में जब पाचन पूर्णतः खत्म हो जाता है तो जितनी भी चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू किया जाता है और वो एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाई जाती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। फिर फोर्थ नंबर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसका मतलब होता है भोजन का उपयोग। जो भोजन है हमारा जिसका डाइजेशन किया है, इतनी देर से हम परेशान हो रहे हैं, जिसको कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया है, अब उस भोजन का उपयोग किया जाता है, एनर्जी उससे ली जाती है और लास्ट में होता है इजेशन, मतलब उत्सर्जन, बाहर चीजों को इजेक्ट करना, शरीर से बाहर निकाल देना, क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करती है। तो ये आपका पूरा न्यूट्रिशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको अमीबा में बता दिया, न्यूट्रिशन पैरामीशियम में बता दिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट बता दिया, और उसके बाद में डाइजेशन का जो पूरा चैप्टर है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्ट स्ट्रक्चर एंड डबल सर्कुलेशन। हार्ट की संरचना, हार्ट का कार्य, किस प्रकार से उसकी क्रिया विधि होती है पूरी, और उसके बाद में कि डबल सर्कुलेशन क्या है, दोहरा परिसंचरण है क्या। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।